बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है टेस्ट अबाउट μ1 माइनस μ2 डिपेंडेंट सैम्पल्स पॉपुलेशंस आर नॉर्मल। यानी ये हमारा टॉपिक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है μ1 माइनस μ2 के बारे में, लेकिन ये डिपेंडेंट सैम्पल्स का केस है। हमने इससे पहले लेक्चर्स में भी μ1 माइनस μ2 के बारे में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखी है, लेकिन वो थी इंडिपेंडेंट सैंपल का केस। तो डिपेंडेंट सैंपल में और इंडिपेंडेंट सैंपल में क्या डिफरेंस होता है, ये तो हमने पहले एक लेक्चर में बात की है इसके ऊपर, जब हमने इस चैप्टर से पहले चैप्टर एस्टिमेशन जो है उसके अंदर डिपेंडेंट सैंपल का केस देखा था। यानी लेक्चर नंबर 25 के अंदर हमने डिपेंडेंट सैंपल में और इंडिपेंडेंट सैंपल में डिफरेंस जो है उस पर बात की है। तो अगर किसी को डिपेंडेंट सैंपल्स के बारे में देखना है कि ये क्या होते हैं, तो आप लेक्चर नंबर 25 को देख लीजिए, उसमें हमने बात कर लिया इसके ऊपर पहले ही। तो ये जो टेस्टिंग प्रोसीजर है हमारा डिपेंडेंट सैंपल के केस में डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए, वो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम एक ही बार क्वेश्चन पर काम करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 31, यहाँ इस पर है, इस पर देखते हैं क्या कह रहे हैं कि एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड विद 5 हाफ प्लांट्स, 1 half of each plant was pollinated and the other half was non pollinated। 5 पौधे हैं, हर पौधे का आधा हिस्सा पोलिनेटेड है और बाकी आधा हिस्सा नॉन पोलिनेटेड है। तो ये पोलिनेटेड तो एग्रीकल्चर के अंदर कोई तरीका है जो पौधों के साथ के ऊपर अप्लाई करते हैं इसको। तो द यील्ड ऑफ सीड ऑफ ईच हॉप प्लांट इज टेबुलेटेड एज फॉलोज। यील्ड कहते हैं पैदावार को, तो सीड यानी जो बीज की पैदावार आई है उन पौधों के ऊपर ये टेबल के अंदर दिखाई जा रही है। पोलिनेटेड और ये नॉन पोलिनेटेड, तो क्योंकि 5 पौधे हैं तो पोलिनेटेड के सामने 5 वैल्यूज हैं और नॉन पोलिनेटेड के सामने भी 5 वैल्यूज हैं। तो ये जो 0.78 और 0.21 है, ये दोनों पहले प्लांट में से हासिल हुई हैं। तो पहले प्लांट का जो पोलिनेटेड हिस्सा था वहाँ से 0.78 और उस प्लांट का जो नॉन पोलिनेटेड हिस्सा था वहाँ से 0.21 मिली। इसी तरह से ये 0.76 और 0.12 ये दोनों प्लांट नंबर 2 से आ रही हैं, और ये 0.76 पोलिनेटेड से और 0.12 नॉन पोलिनेटेड हिस्से से आई है। यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये पेयर वाइज है। अगर आपने 0.21 को और 0.12 को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो फिर ये डेटा हमारा गलत हो जाएगा, यानी इसका मतलब बदल जाएगा। तो ये है हमारा डिपेंडेंट सैंपल का केस। यानी जब पेयर वाइज हमारा डेटा हो तो उस पर अब काम देखते हैं। जबकि ये देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 29 था, ये जिसके अंदर ये सेलर और ये सोल्जर की हाइट्स दी हुई थी हमें। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने 62 और 62 को आपस में इंटरचेंज किया तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो इस के ये पहला सैंपल है, यहाँ की पहली वैल्यू 62 और इसकी दूसरे सैंपल की पहली वैल्यू, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हमें ये कह रहे हैं कि डिटरमिन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द पोलिनेटेड हाफ ऑफ द प्लांट गिव्स हायर यील्ड इन सीड देन नॉन पोलिनेटेड हाफ। आप टेस्ट कीजिए कि जो पोलिनेटेड हिस्सा है पौधे का, उसकी पैदावार ज्यादा आती है नॉन पोलिनेटेड हिस्सा से। तो आपके जो ये वैल्यूज हैं ये पोलिनेटेड और नॉन पोलिनेटेड के हिसाब से हैं। तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो पोलिनेटेड हिस्सा होता है वो उसकी पैदावार ज्यादा है नॉन पोलिनेटेड से। यानी पोलिनेटेड की जो मीन है वो बड़ा है नॉन पोलिनेटेड के मीन से। लेकिन ये पेयर वाइज टेस्टिंग है हमारी। ये सबसे ऊपर जी टॉपिक का नाम आ गया हमारा, ये पेयरिटी टेस्ट भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31, हमें टेस्ट करने को यह कहा गया है कि हम टेस्ट करें कि पोलिनेटेड हाफ गिव्स हायर यील्ड देन नॉन पोलिनेटेड हाफ। तो ये तो लाइन तकरीबन मैंने वैसी लिखी है जो बुक में लिखी हुई थी। इस लाइन का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि म्यू पोलिनेटेड इज ग्रेटर देन म्यू नॉन पोलिनेटेड। तो हमारी इस इंग्लिश में लिखी लाइन का मतलब नोटेशन वाइज ये हो जाएगा। अब हमने इसका ऑपोजिट खुद बनाना है। ये जो चीज है ये इसका ऑपोजिट बनाया गया है। तो लाइन से पहले ये बनाएंगे, इससे फिर ये बनाएंगे। तो ये ग्रेटर है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा।
सोल्यूशन में आएंगे जी, ये अपनी लाइन लिखेंगे, अल्टरनेटिव एच नॉट के अंदर आप ये इक्वालिटी वाला और H1 में ये नॉट इक्वल टू वाला लेंगे। फिर हमने इस रिलेशन से ये चीज़ बना लेनी है, म्यू एन को इधर लाएंगे और इधर भी म्यू एन को दूसरी तरफ लाएंगे, तो ये बीच में और लिखा हुआ है, ठीक है। तो और का मतलब यह है कि ये रिलेशन एक ही बात है। ये काम तो हम पहले भी करते रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट सैंपल के केस में भी हम μ1 माइनस μ2 का ये फॉर्म बनाते रहे हैं, लेकिन अब आप ये करेंगे इस टॉपिक में कि हम इस डिफरेंस बिटवीन म्यू को μd लिखेंगे, d फॉर डिफरेंस। ये माइनस करने का अमल डिफरेंस होता है, तो माइनस की वजह से d आएगा डिफरेंस, और ये माइनस क्या हो रही है, ये दो म्यू माइनस हो रहे हैं, इसलिए आप बोलेंगे μd यानी डिफरेंस बिटवीन म्यूज। तो ये माइनस करके एक बार लिखिए, और इस माइनस करने के स्टेप के बाद आपने इसको μd कह देना है, इस चीज को μd कह देंगे, और ये μd लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी ये जो डिफरेंस हो रहा है μd यहाँ ग्रेटर कह दो, ग्रेटर का साइन आ जाएगा। ये हमारा वन टेल टेस्ट है जी, वो ग्रेटर का साइन है, अगर लेस का साइन होगा तब भी वन टेल टेस्ट होगा। अच्छा, नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05। नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक t इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा, t इज इक्वल टू डी बार माइनस म्यू डी, ये d लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, एस डी, ये d छोटा है जी, और यहाँ म्यू के साथ d कैपिटल है, द स्क्वायर रूट ऑफ n, और डी ऑफ फ्रीडम जिसे हम v भी कहते हैं, v लिखें या डी एफ लिखें एक ही बात है, लेकिन ये इक्वल टू है n-1। अब हमने स्टेप नंबर 4 में जाना है, और वहां पर हमने t की वैल्यू मालूम करनी है, तो t के फार्मूला में d बार आ रही है, एस डी आ रही है, यह मालूम करेंगे। इसको मालूम करने का तरीका यह है कि जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको हम दोबारा लिखेंगे कंप्यूटेशन में जाकर, तो ये पोलिनेटेड और ये नॉन पोलिनेटेड मैंने लिख दिया, नीचे वैल्यूज लिखी। आप इनमें से पहले कॉलम को x1 का नाम दे दीजिए, दूसरे को x2 का नाम दे दीजिए। नाम देने में पाबंदी नहीं है, आप इसे x2 कह सकते हैं या x1 कह देते हैं, लेकिन तरतीब होती है बात चीज की, तो x1 ये x2। उसके बाद आपने ये एक कॉलम खुद से बनाना है d का, d फॉर डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू, मैंने बनाया है यहां पर x1 माइनस x2। तो पहले तो इसके तरीके पर गौर करते हैं कि ये बनता कैसे है। x1 माइनस x2, तो जारी बात है x1 ये कॉलम है और x2 ये कॉलम है, जैसे नाम होगा नीचे वैसे काम करेंगे। तो x1 की वैल्यू 0.78 में से माइनस करेंगे, ये दूसरी 0.21, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से इसमें से इसको माइनस किया, ये यानी ये x1 कॉलम पूरे का पूरा माइनस हो जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे हम इस x2 कॉलम को, क्योंकि हमारा नाम ऐसा है। अब यह है कि ये d कॉलम तो अभी बना लिया हमने, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि भाई यहाँ x1 में से x2 को माइनस किया गया है, x2 में से x1 को क्यों नहीं माइनस किया गया, उसकी वजह है। उसकी वजह यह कि ये कॉलम आपने बनाना है h1 को देखकर। h1 में जो म्यू पहले लिखा होगा वो आपने उस म्यू के हिसाब से यहाँ x पहले लिखना है। तो म्यू p फॉर पोलिनेटेड, तो क्योंकि पोलिनेटेड माइनस नॉन पोलिनेटेड का ये हमारा रिलेशन यहां बन रहा है, तो आपने काम डी कॉलम में भी पोलिनेटेड का जो x होगा उसमें से माइनस करना है नॉन पोलिनेटेड के x को, यानी नाम यहां से लिखेंगे। अगर किसी ने यहां x2 माइनस x1 लिखा तो फिर काम हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं इसको फिर बता देता हूं, रिपीट करता हूं कि क्योंकि यहां पर p माइनस n की फॉर्म बन रही है, तो हमारे इस डी कॉलम में भी ये p माइनस ये n, यहां से n है, इस नॉन के n की वजह से यहां पर n लिखा हुआ है, तो आपने यहां पर भी डी कॉलम में भी p माइनस n के हिसाब से काम करना है, यानी x1 माइनस x2 लिखना है। अच्छा जी, आप एक नया कॉलम बनाएंगे डी स्क्वायर का, ये इन वैल्यूज का स्क्वायर होगा, 0.57 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, नीचे 3 वैल्यूज मैंने छोड़ दी, आप खुद करें इनको। इस कॉलम का सम करेंगे समेशन डी, इसका सम करेंगे समेशन डी स्क्वायर हमें मिलेगा। इसके बाद फार्मूला के अंदर क्योंकि यहाँ डी बार आ रहा है, डी बार का फार्मूला एक्स बार की तरह है जी, डी बार इज इक्वल टू समेशन डी ओवर एन, ये बिल्कुल एक्स बार के फार्मूला की तरह है। समेशन डी ये 2.51 यहाँ पुट हुई है, और एन आप गिनिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये 5 हमारे पेयर्स हैं, पेयर वाइज डेटा है, तो 5 पेयर है, लिहाजा एन की जगह 5 आएगा, ये आंसर आ गया डी बार का। एस डी का फार्मूला ये है स्क्वायर रूट ऑफ, ये अंदर टर्म लिखी हुई है सारी, ये फार्मूला भी हमने पहले देखा है, लेकिन वो एक्स की फॉर्म में था, यानी जब समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर था, तो आप क्योंकि आपने एक्स को डी में कन्वर्ट किया हुआ है, हमने कॉलम का नाम डी रखा हुआ है, तो हमारे एक्स की जगह डी के हिसाब से ये फार्मूला बनेगा समेशन डी स्क्वायर
और ये समेशन डी यहाँ से आएंगे। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट की हमने, इनको सॉल्व किया, एस डी का आंसर आ गया। फिर हमने एस डी और डी बार दोनों अपने टी के फार्मूला में यहाँ और यहाँ पुट करने हैं। रह गया म्यू डी हमारा यहाँ से जी ये जीरो के साथ रिलेशन है। म्यू डी हमारा आएगा एच नॉट को देखकर, एच नॉट में ये जीरो है तो यहाँ जीरो पुट हो जाएगा। बाकी ये स्मॉल एन पहले ही बताया कि ये 5 है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट की हमने, तो टी का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। टी के फार्मूला में पुट किए तो टी का ये आंसर आ गया 5 पॉइंट समथिंग। तो दूसरी यार डिग्री ऑफ फ्रीडम वी n-1 है, तो ये भी यहाँ पर ही कर लीजिए, 5 - 1 4 आ गया। फिफ्थ स्टेप में है क्रिटिकल रीजन, तो ये अब काम आगे सेम हो चुका है। क्रिटिकल रीजन आपको पता है कि ये H1 को देखकर बनता है, तो यहाँ आप लाइन लिखेंगे रिजेक्ट H नॉट इफ। इसके बाद ये रिलेशन कहाँ से बना, इसमें आइए यहाँ पर ये पैरामीटर आपके म्यू लिखे हुए हैं, तो पैरामीटर की जगह पर हम लिखते हैं टी कैलकुलेटेड। फिर आगे साइन ग्रेटर का है, ये ग्रेटर का आ गया, तो ग्रेटर के साइन में प्लस होता है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है हमें। टी अल्फा कॉमा वी, अल्फा का हाफ नहीं करेंगे क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है। अच्छा जी, फिर टी कैलकुलेटेड ये ऊपर आ चुकी है, रह गया टी अल्फा और ये वी, ये हमें टेबल से मिलनी है। टी का टेबल है जो पहले क्वेश्चन में यूज करते रहे हम, तो ये टी अल्फा यहाँ दोबारा लिखा कि भाई टी अल्फा क्या है। अल्फा की जगह 0.05, वी की जगह 4 पुट की, ये ऊपर मालूम की थी। टेबल में जाएंगे टी के और यहाँ से आपको वैल्यू मिलनी है। फिगर बनाएंगे, फिगर की राइट टेल यूज करेंगे क्योंकि हमारा ये ग्रेटर का ये रूल है, ग्रेटर वाले केस में राइट टेल यूज होती है। टेबल की वैल्यू पहले प्लॉट कीजिए, ये टी टेबल लिखा मैंने, ये हमारी लिमिट है। अगर इससे राइट साइड पे रिजेक्शन और इससे सिर्फ एक्सेप्टेंस है। हमारी वैल्यू देखिए, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 5 है, जो कि हमारी टेबल की वैल्यू से राइट साइड पर जा रही है, यानी रिजेक्शन रीजन में जा रही है। तो हम डिसीजन देंगे रिजेक्ट एच नॉट एज टी कैलकुलेटेड फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।